So let's start 32nd lecture of complete IOC. तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। कॉन्फ़िगरेशंस, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो ऊपर वाला जो चीज़ें थी वो सब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, बट क्वेश्चन सॉल्विंग में जो चीज़ काम आने वाली वो है ये सब चीज़, तो इसको ध्यान से सुनना। एंड ये सब बातें सारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हो रही हैं, ठीक है। इसको टेट्रा वगैरह में मत लेके जाना, ठीक है, क्योंकि ऑक्टा को अगर तुम चेक करो, ऑक्टा को अगर ऊपर जाके चेक करते हैं तो ऑक्टा में क्या दिखता है कि 3 नीचे आ जाती है ऑर्बिटल्स और 2 की एनर्जी बढ़ जाती है। तो हम उसी लाइक फॉर्मूला को फॉलो करते हुए यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या एग्जांपल दे रखा है कि डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, प्लीज इसको अभी तुम्हें सुनना है। पहले ये 2-3 जो है ना, ये 2-3 जितने भी है, ये फर्स्ट 2 तो तुम्हें सुनने हैं, लाइक ट्राई भी मत करना, बट उसके बाद तुम ट्राई कर सकते हो। पहले 2 तो तुम सुनोगे ना, D4, D5 एंड D6, ये तो तुम्हें सुनने पड़ेंगे, ठीक है। D4 तो चलो एग्जांपल है। तो D4 में क्या होता है, D4 में क्या होता है, 1 2 3 4 5, मैंने डाला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4, इतने इलेक्ट्रॉन है। बाद में क्या हुआ, लिगेंड आए, लिगेंड आए तो क्या हुआ, एनर्जी बढ़ी एनर्जी घटी, एनर्जी बढ़ी एनर्जी घटी। तो जब एनर्जी बढ़ी या घटी, जब एनर्जी बढ़ी या घटी तो क्या होता है, क्या होता है, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लाइगेंड होता है तो वो नीचे पेयरिंग करा देता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे पेयरिंग, यानी कि अगर सी डोनर है, एन डोनर है तो ये पेयरिंग करा देगा, ये पेयरिंग करा देगा उसका। अगर ओ डोनर है तो रेडली करा सकता है, और अगर हेलोजन है यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये लोग तो भूल जाओ, इनसे भूल जाओ, कभी ये तुम्हारी पेयरिंग करा भी पाएंगे। तो ठीक है, फर्स्ट आता है यहाँ पे। तो D4 में क्या होता है, यहाँ पे अज्यूम करा गया यहाँ पे कि ये SFL है, SFL है, ठीक है। ऐसे अगर ये SFL था तो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, ठीक है, पेयरिंग हो गई। तो अभी इसमें भी पेयरिंग एनर्जी लगती है, ऐसा नहीं तुम कहीं भी उठा के पेयरिंग कर दोगे। इसमें भी तो इस इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ भी तो फेंक सकता था, उसने ऊपर वाली एनर्जी में ना फेंक के नीचे वाले में फेंका है, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ उसने एनर्जी लगाई होगी इस चीज के ऊपर। तो वो पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, इसको यहाँ से समझो कि जब D4 जब SFL है, D4 D5 जिसकी भी बात करो तुम, जब D4 SFL था तब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी बहुत बड़ी थी पेयरिंग एनर्जी से। इसको भी हम वही अपने उसी तरीके से समझ सकते हैं कि D4 अपन ऐसे बना देते हैं, ये अपना D4 बना देते हैं फटाफट से। SFL D4 SFL बनाना है मेरे को, और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यानी कि वो फचक से आएगा, भागता आएगा, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। आप ऐसे सोचो ये बहुत तेज आएगा, और अगर इसके रास्ते में कोई आता है ना तो ये उसको उड़ा देगा, उड़ा देगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये लाइक फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल यहाँ होता, फॉर एग्जांपल कि डी ऑर्बिटल यहाँ होता और ये यहाँ से आ रहा होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये इसको रिपेल करेगा, अच्छे से रिपेल करेगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से करेगा, इतना अच्छे से करेगा कि डेल्टा जो नॉट है, डेल्टा नॉट, वो पूरी एनर्जी वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी, किससे बढ़ जाएगी, पेयरिंग एनर्जी से बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो ऐसा दिक्कत होगी, आई थिंक सो बहुत लोग को दिक्कत होगी, बट हाँ वो चीज तुम जैसे जैसे क्वेश्चंस को देखोगे वैसे वैसे क्लियर होती जाएगी। तो ठीक है, तो जब तुम फिलिंग करोगे तो कैसे करोगे, हाँ, और हमने लाइक बातें बहुत कम करी हैं इन चीज़ों के बारे में पिछले वाले लेक्चर्स में, T2G एंड EG के बारे में, T2G एंड EG के बारे में, ये रही आपके, हाँ। तो इनके बारे में हमने काफ़ी कम बात करी थी। तो जो नीचे चले जाते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं T2G, T2 एंड G, मतलब कि T2G, ओके। तो और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, EG, दैट्स इट, T2G नीचे वाले और EG ऊपर वाले। तो हाँ, तो इसको हम कह देंगे T2G ब्रैकेट में, इसको कह देंगे EG, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर जब हम भर रहे होंगे तो अब हमें जब लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 1 2, और D4 SFL था, यानी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने ना ऊपर जाने नहीं दिया, उसने नीचे पेयर करा दिया, नीचे पेयर करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे पेयरिंग हो गई। तो अब हमें लिखना है, अब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, यही है मेन फंडा। तो कॉन्फ़िगरेशन जब तुम्हें लिखनी है, तुम्हें क्या करना है, पहले नीचे वाला ऑर्बिटल लिखो, नीचे वाला लिखो T2G, उसके बाद ऊपर वाला लिखो
ई जी। ओके, इतना लिख लिया मैंने। अब नीचे वाले में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। चलो चलो भरते 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 4 भरते हैं। ईजी में कितने हैं, 0 है, तो मैं 0 भर दूंगा। दैट्स इट। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, वैसे ही है ये भी, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बस हाँ छोटा मोटा फर्क है, समझ गए होगे तुम तो। जब हम बात करते हैं D4WFL की, यानी कि वीक फील्ड लाइगेंड, तब क्या होता है, डेल्टा नॉट जो होता है वो कम होता है पेयरिंग एनर्जी से। इसको तुम कैसे भी समझ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, बट हाँ ये हमारे ऊपर वाले मॉडल से इतना ज्यादा वो नहीं तुम्हें समझा पाएगा। लाइक जो हमने ऊपर समझा था इसको, हाँ यहाँ पे जब हमने इसको डी ऑर्बिटल वगैरह माने थे और कहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो चीज को समझना काफी आसान था। वेयर एज अगर आप पेयरिंग एनर्जी वगैरह समझते हो तो इस चीज को आपको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तरीका बदल सकते हैं, बट हाँ उस तरीके से ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाओगे इस चीज को। तो वैसे तुम कोशिश कर सकते हो, बट हाँ इतना ज्यादा वो सेंस नहीं बनाएंगी। तो अगर तुम्हें चीजें सेंस बनाने वाली चाहिए तो वही है, उनके पीछे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब D4 या लाइक तुम इतना तो याद भी रख सकते हो कि D4 जब WFL होगा तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा। ठीक है, और जब वो D4 SFL होगा तो वो पेयरिंग करा देगा। जब WFL होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा, जब SFL होगा तो वो ऊपर ही नहीं जाने देगा, यानी कि वो नीचे रह जाएंगे, तो वो पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, D4 जो होता है अगर वो WFL है तो जो डेल्टा नॉट है यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाती है पेयरिंग एनर्जी से, रह जाती है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको आप वैसे ही लिख सकते हो, लाइक अगर WFL 1 2 3 4 5, तो मुझे क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, मैं लिखूंगा 1 2 3। WFL है तो ये खींच नहीं पाएगा, इसको नीचे तो रख ही नहीं पाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आप लिख सकते हो T 2G में कितने हैं 3, और डॉट डालो, और उसके बाद EG डालना था, हाँ EG में कितना है 1 है, तो दैट्स इट 1। तो ऐसे ही हम खींचातानी करते करते पहुंच जाएंगे। तो हम अभी बात करते हैं यहाँ पे, तो D5 की बात करते हैं ना, D5 की बात करते हैं। चलिए हाँ, तो चलो D5 इन सब के लिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले तुम्हें ऑर्बिटल बना देता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके, सो WFL की बात करते हैं। D5 में 1 2 3 WFL है तो ऊपर चले जाएंगे 3 4, तो इसकी कैसे लिखेंगे, T2G 3 EG 2 T2G दिस थिंग। ओके जी, हाँ तो D6 में बात करते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो WFL की बात कर रहे थे ना हम, तो ऐसा करते हैं पहले सभी साथ साथ में सॉल्व करते जाते हैं। पहले मैंने लाइक सोचा था कि अलग से करते हैं, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं D5 SFL की, तो वो क्या करेगा, नीचे पेयरिंग करा देगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2G5 एंड EG0। और यहाँ पे भी अगर तुम SFL की बात करो तो ये नीचे तो पेयरिंग करा देगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएगा, सभी नीचे पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा T2G6 एंड EG0। ठीक है, हाँ यही होने वाला है। और अगर तुम WFL की बात करते हो, D6 में WFL की बात करते हो, तो वो जाता है 1 2 3 4 5 एंड एक यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा T2G कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया ना, और EG में 2 चले गए, दैट्स इट, ऐसा हो गया। और वैसे ही नीचे करते जाएंगे, तो कोई भी रॉकेट साइंस तो थी नहीं इसमें। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे तुम भरो, हम पहले WFL की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हो जाएंगे T2G5 और EG में 2। ठीक है, ये था क्या था, ये था WFL। और वही बात करते हैं SFL में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि T2G6 एंड EG1, दैट्स इट। यहाँ पे D8 WFL की बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया T2G हो गया 6 एंड EG2, दोनों मिला के कितना हो गया 8 हो गया ना, तो वही है। चलो SFL की बात कर लेते हैं फटाफट से। SFL लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि T2G कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और EG2 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा। तो नीचे और चलो,
हाँ, और मैंने इसके मेंस वाले क्वेश्चन देखे थे, जेई मेंस के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, लाइक प्योर ट्रैश क्वेश्चन है, ट्रैश, इतने आसान है वो तो। और डबल एफ एल की बात करते हैं, चलो फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। डबल एफ एल क्या कराता है? आई थिंक सो तुम्हें वो पैटर्न सा दिख गया होगा। डबल एफ एल क्या कराता है? ये पहले पेयरिंग नहीं कराता, ये पेयरिंग नहीं कराता, 1 2 3 ऐसे करता रहता है, 3 4 ऐसे करता रहता है। पर बाद में क्या करता है ये, फिर नीचे आना पड़ता है इसको, ये ऊपर नहीं कराता, फिर पेयरिंग नीचे करा देता है, 1 2 3 4 ऐसे कर देता है। आई होप तो समझ गए होगे तुम्हें। तो हम क्या कर रहे थे, D9 डब्ल्यू एफ एल कर रहे थे ना, तो फटाफट से इसको खत्म करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक 9। ओके, तो ये कितना हो गया? ये हो गया T2G में 6 हो गए और EG में 3 हो गए। जब तुम SFL की बात करो, SFL की बात करो, SFL हाँ नीचे कर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक 9। तो इस ये भी सेम ही हुआ, ये भी सेम ही हुआ, लाइक सेम ही है ना कॉन्फ़िगरेशन, T2G 6 और EG 3। दैट्स इट। D10 में WFL की बात करते हैं तो 1 2 3 4 WFL था, सो सॉरी, हाँ 1 2 3 देन WFL है ना, 4 5 देन 6 7 एंड देन 8 एंड देन 9 एंड देन 10। तो ये हो गया T2G 6 एंड EG 4। EG में मैक्सिमम 4 ही आते हैं। आई होप तो तुम्हें दिखना ही शुरू हो गया होगा ये चीज़। तो मेरे आप SFL की बात करते हैं, SFL की बात करते हैं तो SFL में भी सेम होता है। कैसा होता है? लाइक SFL में भी तुम सोच सकते हो कि पूरे फील होंगे ना, 5 ऑर्बिटल है, अभी पूरा ही फील होगा ना, सब कुछ ही फील हो जाएगा, चाहे पहले कौन बाद हो, पर हाँ हो जाएगा। तो जब जिसमें पूरा हो गया तो वो क्या हो गया? वो तो डायामैग्नेटिक हो गया ना। अभी तुम डाया पैरा वगैरह तो तुम्हें समझ आ गया होगा, पिछले वाले लेक्चर में वो बहुत कर रहा है हमें, पिछले वाले में नहीं 30th वाले में। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर तुम्हें पूछेगा क्या ये डाया है या पैरा है, तुम कहोगे डाया है। अगर पैरा है, ये देखो ये पैरा है, ये पैरा है, क्योंकि इसमें एक तो है ना। अगर तुम पैरामैग्नेटिक इसका निकालोगे तो ये आएगा 1 इंटू 2 आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा इसका, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा इसका। तो समझ गए होगे आई होप तो डाया पैरा वगैरह पूछ लेते हैं ये लोग। तो अगर तुमने ऊपर से वो डाया पैरा पढ़ा हुआ ना, तो तुम यहाँ से भी पढ़ो, वहां से भी पढ़ो, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि सेम है, बेसिकली सेम है। चलो नीचे बढ़ते हैं। सो अब बात करते थे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो इनमें क्या होता है, पहले हमने क्या करा, ऑक्टा वगैरह में बात कर ली, और ऑक्टा वगैरह सबको समझ आ जाता है, लाइक बहुत आसान होता है, इतना कुछ इसमें वैसा नहीं होता कि रॉकेट साइंस ही कर दी कुछ। तो यहाँ पे चेक करो कि फॉर टेट्राहेड्रल complexes whether it's SFL और WFL डेल्टा T is always lesser than pairing energy। तो कब इससे क्या समझ आता है, ये कभी भी पेयरिंग करना अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। अगर SFL वगैरह है इसके पास और कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है, तो ये पेयरिंग करना अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, मतलब इसके कभी मन नहीं होगा कि ये पेयरिंग कर ले। अगर मजबूरी में करनी पड़ गई तो अलग बात, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, D3 दिख रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास SFL है, SFL है समझ लो, लाइक फॉर एग्जांपल। तो SFL भी क्या करेगा, यहाँ पे 1 भरेगा, 2 भरेगा और तीसरा ऊपर जाके भरेगा। लाइक अगर ऑक्टा में होता तो ये नीचे भरता, पर क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है तो ये ऊपर भरेगा। आई होप सो आपको समझ आ गई ये चीज। तो और इसमें चीजों के नाम चेंज हो जाते हैं, वहां EG और T2G, यहाँ पे इसका ये नाम हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ई आएगा, समहाउ हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे T2G। हाँ जी, तो इसकी नेमिंग मैंने सही कर दी है। तो कुछ इस तरीके की होती है इसकी नेमिंग। इसकी ई, इस नीचे वाली ऑर्बिटल को तुम कहते हो ई, और ऊपर वाले को कहते हो T2, और यहाँ पे हमने गलत लिख दिया था। तो EG को यहाँ से रिलीज करो, यहाँ से ये इरेज करो और यहाँ से G इरेज करो, दैट्स इट। एंड बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं यहाँ पे, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम D7 लिखना चाहो, 1 2 3 ऊपर, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 3 कैसे बन गई, इरेज करो 1। हाँ, तो यहाँ पे अगर तुम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, लेट सपोज तुम्हारे पास SFL है, तुम क्या करोगे 1 2 3 4 5। अब एक्सट्रीम कंडीशन आ चुकी है, अब उसे करना ही पड़ेगा नीचे पेयरिंग। तो 1 2 3 5 हो गए ना, 6 और 7, तब ये यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो तब तुम लिख सकते हो कि E3 या E4 था ना, E4 था, और T2, ठीक है। अब तुम ऐसा लिख सकते हो, ओके।
चलो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं थी, एंड सेम सब चीजें D6 D7 D8 D9 वगैरह सब पे अप्लाई हो जाती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ओके, तो अब बात करते हैं क्रिस्टोफील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में, CFSE। CFSE वैल्यूज ये क्या होती हैं एंड CFSE क्या होती है सब समझाते हैं अभी तुम्हें। तो ये क्या कहता है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। एनर्जी, वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जब एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वैल्यू को ढूंढना ही कहते हैं CFSE वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, उसको CFSE कहते हैं, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ओके, तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव, समटाइम जीरो, बट ये जीरो होती नहीं है, बट हाँ लिख दिया गया है, होती नहीं है कभी भी। तो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव से क्या इसको ऑब्सेशन है देखते हैं अभी। तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास SFL है एक, और D5 की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, D5। हाँ, तो D5 की बात की जा रही है यहाँ पे पूरी, और ये एनर्जी बन रही है ऑक्टाहेड्रल वालों की। तो ऑक्टाहेड्रल SFL में क्या होता था, अगर ये टेट्रा होता तो हम कैसे भी कर सकते थे, पर ये SFL है तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 एंड एक 5 ऊपर भर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल बहुत ज्यादा बड़ी होती है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कैसे समझाऊं ये, हाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल नहीं बोलना, इसको स्प्लिटिंग एनर्जी बोलना, ज्यादा फील आएगी अच्छे से। तो स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत बड़ी है पेयरिंग एनर्जी से। एंड ये कंडीशन ओनली SFL के लिए ही ट्रू है। SFL के लिए कैसे ट्रू है कि जब देखो ना, कोई SFL है जो बहुत तगड़ा बंदा है जिसको एक मेटल से बॉन्डिंग करनी है, एंड पेयरिंग एनर्जी आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि इसको लाइक स्प्लिटिंग एनर्जी, ये बहुत ज्यादा स्प्लिट करा देगा ना उनको, बहुत ज्यादा ऑर्बिटल्स को एक दूसरे से ऐसे समझ लो कि स्प्लिट करा देगा। इस कारण से आप यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग बढ़ गई और इस कारण से पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है। एक्चुअली में पेयरिंग एनर्जी नहीं कम होती है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्प्लिटिंग ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इस कारण से पेयरिंग जो है वो कम होते जाएगी। ये चीज लाइक आपको एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह में अच्छे से काम आ सकती है कि CFSE वैल्यू को काउंट करके रखना, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो तुम्हें ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी वगैरह पता चल जाती है। बट हाँ उसको छोड़ो अभी तुम, तो ऐसा समझो कि CFSE हमें पढ़ना है। ठीक है, हाउ टू काउंट CFSE वैल्यू फॉर अ गिवन कॉम्प्लेक्स। CFSE वैल्यू क्या थी, जब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम CFSE वैल्यू कहते हैं। ओके, तो इतना तो समझ गए होगे आई होप सो। तो अब बात आती है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के बीच में, दोनों में डिफरेंस होता है काफी ज्यादा, तो CFSE वैल्यूज वगैरह का तो देखते हैं कैसे ढूंढी जाती है। बेसिकली हमारा ये मतलब है कि तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी ज्यादा इनसे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। तो ठीक है, हाउ टू काउंट CFSE वैल्यू फॉर अ गिवन कॉम्प्लेक्स। पहले बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। ऑक्टा वाला, इसके बीच में जो इसका डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE को कैसे ढूंढोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू T2G, यानी कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दो -0.4 डेल्टा नॉट के साथ, यानी कि ऐसे होता था और ये नीचे आती थी, तो ये पूरी एनर्जी, ये वाली एनर्जी जो कम हुई होती थी, ये कितनी होती थी, माइनस होती थी 0.4 इंटू डेल्टा नॉट। और ये वाली जो एनर्जी होती थी, ये जो प्लस हुई होती थी, इसको कितना गिनते थे, इसको गिनते थे 0.6 इंटू डेल्टा नॉट। यही होता था ना, और तो कुछ होता नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, उसी का ये एक फॉर्मूला बना दिया कि CFSE, अरे इस फॉर्मूले को समझना होगा तो वही थोड़ा और लाइक तुम थर्मोडायनेमिक्स को काफी यूज कर सकते हो इसमें, तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। बट हाँ, थर्मोडायनेमिक्स का जितना यूज आएगा तुम्हें समझा दिया जाएगा, दैट्स इट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू T2G, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इंटू में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको -0.4 इंटू डेल्टा नोट को क्या मानोगे तुम, 5 मान लो 5। ठीक है, इतने को मल्टीप्लाई कर लो और इसमें तुम प्लस कर दो ऊपर वाले का यही सेम चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, तो मैं मान लेता हूँ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और इंटू में मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 डेल्टा नॉट मैंने माना था 5। ठीक है, तो जो ये इसकी एनर्जी आएगी वो ओवरऑल एनर्जी होने वाली है यहाँ की, तो काउंट कर सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ नीचे वाले की हम CFSE वगैरह काउंट करेंगे तो समझ जाओगे तुम। वेयर आप टेट्राहेड्रल की बात करो, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे E है, ठीक है। तो ऊपर जो करेक्शन करी थी वो यहाँ पे है करेक्शन, तो ऊपर गलती से लिख दिया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे आप इमेजिन करोगे यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे कुछ टेट्राहेड्रल तो में तो ऊपर ही जाते हैं ना, चाहे SFL हो। तो अपन यहाँ पे एक और मान लेते हैं, क्योंकि इसको मान लेते हैं 1 2 4 5 6 D6 मान लेते हैं ना, इसको D6 मानो तुम, ठीक है। तो अब देखो CFSE इसकी कैसे मैं फाइंड करूंगा, इसकी कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 कितने हैं, 4 है, इनटू में -0.6 डेल्टा टी को तुम फिर से भी 5 ही मानो, क्योंकि 5 से लाइक तुम्हें वो एक फैमिलियर हो जाओगे ना, तो फिर धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली में 2 इंटू 0.4 इंटू डेल्टा नॉट क्या माना था, 5 माना था। इसका आंसर निकालोगे तो तुम्हें CFSE वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका काम लाइक वैल्यू तक नहीं है, बहुत आगे का काम है इसका, लाइक बहुत अच्छी चीज़ है CFSE वगैरह ढूंढना। तो इसको लाइक यहाँ पे भी D6 को देखो हमने मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको ढूंढ लिया है। तो डेल्टा नॉट हमने क्या 5 माना था ना, तो इसको -0.4 इंटू 5 कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा वो आंसर होगा CFSE का। तो इसमें तो लाइक कोई बड़ी बात नहीं थी, बस फॉर्मूला है एंड आसान भी है, बहुत आसान है। तो अब बात करते हैं इस बीस्ट की, ये जो नीचे बीस्ट लिख रखा है इसके बारे में बात करते हैं। ओके सो अभी शुरू होने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, एंड अगर तुम्हें कुछ ब्रेक वगैरह चाहिए तो तुम अभी ब्रेक ले लो, इसके बाद ब्रेक मत लेना। और इसको थोड़ा सा लाइक जैसे ऑक्सी एसिड्स का एक लेक्चर था, मैंने उसमें सजेशन किया था कि तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। लाइक अगर तुम अभी नींद वगैरह में हो तो इसको मत देखना, क्योंकि वही है माइंड फक हो जाएगा एंड फिर वो समझ नहीं आएगी चीज़ें। तो इस कारण से थोड़ा इसको जो भी यहाँ से इसके बाद से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये वाली चीज़ें, तो इनको थोड़ा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो मत देखो, लाइक ये सजेशन रहेगा मेरा। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको भी। CFSE वैल्यूज चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन और लो स्पिन, ठीक है। हाई स्पिन और लो स्पिन के हिसाब से CFSE वैल्यूज चेंज करती रहती हैं। तो कैसे करती हैं हम देखते हैं जरा। तो हाई स्पिन कब होता है जब डेल्टा इज लेसर देन पेयरिंग एनर्जी, यानी कि डेल्टा बहुत छोटा है, यानी कि डेल्टा की जो स्पेस थी ना ये बहुत छोटी है। तो ऐसे समझो इस चीज को कि डेल्टा इज टू स्मॉल, तो यानी कि पहले ये ऑर्बिटल बैठे हैं, ये कुछ बढ़ गए कुछ कम हो गए, तो ये कह रहा है कि डेल्टा ना बहुत स्मॉल है, डेल्टा बहुत स्मॉल है, ठीक है, छोटू से डेल्टा है। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके यहाँ ऊपर जंप करने में आसानी होने वाली है ना, क्योंकि देखो ना अगर कोई बहुत बड़ा गैप है तो कुछ यहाँ कुछ यहाँ, तो गैप बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे रहना पसंद करेंगे। इस कारण से हम कह देते हैं कि पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग क्यों हो गई, पेयरिंग इस कारण से हो गई ना, पेयरिंग इस कारण से हो गई कि हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा ना ऊपर से, लाइक बहुत बड़ा एनर्जी गैप होने वाला है। अगर ऐसे कुछ हो गया और ऐसा कुछ हो गया तो एनर्जी गैप देखो कितना बड़ा है। तो हम पता क्या बात करते हैं, हम कहते हैं पेयरिंग है, वो पेयरिंग नहीं है, वो पेयरिंग इस कारण से हो रही है कि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा ऊपर इतना, क्योंकि डेल्टा बहुत बड़ा है, वो डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, एक मैंने यहाँ डाला, एक मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ डाला, और फिर क्या होता है क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है वो थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाता है और ऊपर चला जाता है। इस कारण से हाई स्पिन हो जाता है। तो इसी कारण से आपको लाइक दिख रहा होगा यहाँ पे CFSE जब हम ढूंढते हैं तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 2G इनटू -0.4 डेल्टा नॉट। तो देखो ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अगर बढ़ कम रहे हैं, यहाँ पे कुछ और हो रहे हैं, तो पक्की बात है एनर्जी भी कुछ बढ़ेगी या कम होने वाली है। तो इस कारण से होता है ये सब चीजें। और अगर तुम लो स्पिन की बात कर लो तो लो स्पिन में भी वही होता है। लो स्पिन में क्या होता है कि डेल्टा बहुत बड़ा होता है पेयरिंग से। एक्चुअल में पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये मजबूरी में पेयरिंग हो रही है इनकी। लाइक तुम्हें पहले पेयरिंग बहुत कम समझ आया होगा जब मैंने यहाँ पे समझाया था ना, यहाँ कहीं, हाँ, तो मैं उस पॉइंट की वेट कर रहा था कि ये पॉइंट कब आएगा। तो पेयरिंग डेल्टा बहुत बड़ा है, तो क्या होता है ये वाला बहुत बड़ा है, ये गैप बहुत बड़ा है, गैप को समझ गए। तो अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है कुछ यहाँ पे, तो इनकी मजबूरी बन जाती है यहाँ रहना। तो अब इसके बाद ये ऊपर जाएंगे तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है वो नीचे ही रह लेता है और कहता है चलो पेयरिंग हो गई, मजे आ गए।
तो ऐसा होता है कुछ। तो जब नीचे रह जाएगा तो पक्की बात है लो स्पिन ही हो जाएगा ना। अगर ऑर्बिटल खाली है तो हम कहते हैं कि चलो खाली क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम कहते हैं लो है, हाई स्पिन है। और अगर कुछ लाइक लो स्पिन है तो यानी कि ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम है या है ही नहीं। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं फर्दर एक्सटेंड। फॉर हाई स्पिन, जब हाई स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हायर एनर्जी ऑर्बिटल टू मिनिमाइज पेयरिंग एनर्जी। वही बात को इसने घुमा के बता दिया। ठीक है, फॉर लो स्पिन इलेक्ट्रॉन पेयर अप इन लोअर एनर्जी टू मिनिमाइज एनर्जी। अरे फिर उसी बात को घुमा घुमा के बता रहा है ये। वही है, केमिस्ट्री ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो अब बात आती है नीचे। अब चलो अब यहाँ पे इस बीस्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है CFSE जितना नेगेटिव होगा, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि CFSE जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होने वाला है। तो मैंने पूछा क्यों होने वाला है, वो कहता है चिलेशन के कारण होने वाला है। मैंने कहा चिलेशन क्या है, तो उसने कहा चल बताता हूँ तुझे चिलेशन क्या है, चल मेरे साथ आजा। मैंने कहा ठीक है चलो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, CuH2O और उसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं NH3 डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने उसमें NH3 डाल दिया। ठीक है, और वही सेम हुआ। क्या हुआ कि ऊपर चलो ऊपर से समझ आएगा। कहाँ गई वो, कहाँ गई अरे हाँ ये रहा ना। अगर मेरे पास H2O है, ये रहा H2O आपका, ये रहा, और मेरे पास NH3 है, ये रहा। तो आप देख सकते हो कि H2O बहुत कम फेवरेबल है NH3 के सामने। यानी कि अगर मैं मेटल के सामने H2O रखता हूं ना, और एक में मेटल के सामने NH3 रखता हूं, तो ये H2O को कहेगा चल फुट जा, यहाँ से भाग जा। ये NH3 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। समझ गए? तो हाँ लाइक बिल्कुल ये तो सही हो रहा है ना। आप कहोगे भाई बिल्कुल ही सही हो रहा है, ये क्या बात कर दिया आपने, क्या। अब हमने कहा चलो ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें ना EDTA डालूंगा। तो तुमने कहा ठीक है, तुम EDTA को देखने गए, EDTA को देखा तुमने, अरे तुमने कहा कि अरे देख तो सही, अबे तू तो मेरी तो बात सुन तू, ये देखो NH3 रहा, तो NH3 ने H2O को रिप्लेस कर दिया, तो वो EDTA क्या बात है, EDTA को भी रिप्लेस कर देगा। और हाँ एक और चीज मेरे को बतानी थी कि EDTA वगैरह तुम्हें बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, लाइक पैराडाइन या डाई पैराडाइन, ये पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, बट हाँ ये सब चीजें तुम्हें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे समझ आएंगी। बट हाँ यहाँ पे समझने के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके ना तुम्हें मॉलिक्यूल बना के वो नहीं दिखा सकते लोग। देखो फॉर एग्जांपल C12H16O4 ऐसा कुछ है, तो मैं तो इसको बनाने थोड़ी ना बैठ जाऊंगा, या मैं इसको लिखने थोड़ी ना बैठ जाऊंगा, ये तो फिर भी छोटा है। लाइक बहुत बड़े होते हैं, लाइक H16, उसके बाद कुछ और NH3O4 ऐसा कुछ, और उसके बाद कुछ और भी, लाइक बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो इस पहली बात कि इसको छोटा करने के लिए ये लोग करते हैं, इसको छोटा कर देते, EDTA वगैरह लिख देते हैं, और हम कहते हैं कि ठीक है यही होता और कुछ नहीं होता। तो इससे कुछ ऐसा खास डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ वही एक कंपाउंड है, बस उनको घुमा घुमा के लिख दिया गया है। तो पहले क्या था कि हमें पहली बात तो वो है, और नाम होता था, लाइक पहले तो नाम लिखते थे, लाइक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फिर हमने क्या करा उसका छोटा नाम कर दिया, N कर दिया। फिर हमने क्या करा, उसकी जब पेयरिंग वगैरह हुई तो बहुत बड़ा बन गया, नाइट्रोजन OH5 6H2O ऐसा कुछ बन गया। तो हमने फिर उसको भी एक छोटा नाम दे दिया, जो कुछ भी हो सकता है, लाइक ACAC हो सकता है, ACAC तुम्हें दिखेगा, या फिर EDTA हो सकता है, EDTA, ऑक्सलेट हो सकता है, OX, ये सब पढ़ेंगे। ये एक बार खत्म कर दूं मैं, क्या कहते हैं इसे, IOC खत्म कर देता हूँ एक बारी, उसके बाद फिर हम करते हैं उस चीज का भी, लाइक ऑर्गेनिक ही शुरू करते हैं इसके बाद, फिर ताकि तुम्हें आसानी रहेगी। बेसिकली मेंस वाला सबका निपटा देते हैं, उसके बाद करते रहेंगे हम बाकी सब चीजें भी करते रहेंगे। बट हाँ ये सब निपटा देते हैं, छोटी छोटी चीजें, लाइक ऑर्गेनिक प्लान तो है मेरा कि ऑर्गेनिक खत्म करते हैं, बट बाकी आई डोंट नो, कभी भी प्लान बदल सकता है मेरा। ठीक है, तो IOC तो खत्म होने वाली, ये लास्ट चैप्टर है IOC का। JEE मेंस वाला, JEE एडवांस पे तो बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, JEE एडवांस करोगे तो बहुत सारा पढ़ा है,
वहां पे सामान, तो वो भी करेंगे जरूर। तो चलो ख्याली पुलाव से बाहर निकलते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसने क्या करा, NH3 ने हमने NH3 के अंदर EDTA डाल दिया। तो हमने कहा ठीक है EDTA डाल दो, क्या हो जाएगा, EDTA कुछ नहीं कर पाएगा। पर इस EDTA ने क्या करा, EDTA ने NH3 को रिप्लेस कर दिया। EDTA ने NH3 को रिप्लेस कर दिया। अरे भाई कैसे कर दिया तूने, तू तो बाद में था ना, NH3 तो आगे था, NH3 तो यहाँ पे ही था, EDTA इसके बाद में था, EDTA। तो ये कैसे हो गया, NH3 बड़ा था इसमें से, तो कैसे हो गया ये। तो हमने कहा ये होती है चिलेशन। तुम कह रहे थे ना चिलेशन क्या होती है, तो हमने कहा ठीक है मालिक ये तो हम समझ गए कि चिलेशन हो रही है, पर हो क्या रहा है ये भी समझा दो। तो यहाँ पे फिर हम आगे समझते हैं इस चीज़ को कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब थोड़े चलते हैं नीचे। ओके, तो NH3 क्या कहता है कि आखिर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, इसने इसका क्या बिगाड़ा था जिसने जो इस कमजोर से इंसान ने NH3 वगैरह के बहुत बड़े बंदे को हरा दिया। लाइक ये SFL ऐसे समझ सकते हो कि EDTA WFL था और NH3 SFL था, ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। एक्चुअल में नहीं थे, बट हाँ समझने के पर्सपेक्टिव से तो कुछ भी समझो क्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो बात आती है कि क्यों। तो हमने कहा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से तो गलत है। हमने ऊपर अभी अभी देखा कि ये तो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है सर। तो हमने कहा चलो ठीक है इसका कुछ निकालते हैं, फिर क्या क्या होता है इसका कारण कुछ ढूंढते हैं। तो इट्स ऑल ड्यू टू चिलेशन। पर कैसे सर, हाँ वह ये बताए, चलो 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 देखते क्या होता है। हाँ तो क्या क्या होता है, चलो। In chemistry, whenever it's said that something is more stable, it means कि that thing is thermodynamically more stable। देखो बॉन्ड वगैरह तो वो बातें हैं कि हाँ ठीक है तुम्हें बता दी कि हाँ बॉन्ड इसका अच्छा था, इसका बुरा था, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ अच्छी होती थी, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ बुरी होती थी। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये सब ख्याली पुलाव है। असल में क्या हो रहा है, वो थर्मोडाइनमिकली जो अगर कोई चीज है जो थर्मोडाइनमिकली पॉसिबल है वो चीज ही होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पानी ग्लास पकड़ो, ग्लास से पानी नीचे फेंको तो पानी नीचे ही तो जाएगा, ऊपर थोड़ा ना जाएगा। वो बात की बात है ग्रेविटी वगैरह, पर ग्रेविटी भी थर्मोडाइनमिक्स का ही लाइक कुछ हो सकता है, उनका भी कुछ हो सकता है। बट हाँ थर्मोडाइनमिक्स ऐसे ही काम करता है, लाइक काम नहीं करता। लाइक थर्मोडाइनमिक्स एक पूरा चैप्टर है एंड इसको फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। तो उसका जितना पार्ट यहाँ पे चाहिए होगा हम उतना पार्ट कर लेंगे एंड बहुत ही लाइक फैबुलस चैप्टर है वो। तो ये एक फॉर्मूला दे रखा मैंने, हम सब चीज़ों को चिलेशन वगैरह ना इसी से समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझते हैं पहले, कहाँ गया तू। हाँ तो डेल्टा जी ये क्या होता है, डेल्टा एच, अरे ये क्या होता है, -T यानी कि टेम्परेचर इतना तो मुझे पता है, और माइनस डेल्टा एस। अरे मालिक ये क्या दे दिया, इतने बड़े बड़े शब्द, अब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो चलो फिर देखते क्या होता है ये सब चीजें, ठीक है। डेल्टा जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें यहां से उठा के कोई डंबल है जो तुम्हें बाहर कहीं फेंक के आना है, घर के बाहर फेंक के आना है, तो तुम्हारे पास कुछ एनर्जी होगी, तुम उस एनर्जी को लगाओगे, उसको फेंक के आओगे। ओके अब जी का क्या मतलब है, गिव्स फ्री एनर्जी। ओके तो ये जी क्या होती है, ये नेगेटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ऐसी होती है। तो अगर जी नेगेटिव है तो इसका क्या मैं मतलब समझूं, इसका मतलब है जो कुछ भी हो रहा है वो होना चाहता है, समझ रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी पानी है, तुम डाउन दी हिल देखो, ऊपर से पहाड़ से पानी आएगा तो वो नीचे को ही आएगा, तो क्यों आ रहा है, लाइक क्यों का तो ठीक है भाई ग्रेविटी वगैरह है, पर थर्मोडाइनमिकली क्या हो रहा है वो तो मुझे बताओ। उसका जी नेगेटिव है, वो होना चाहता है, लाइक वो नीचे आना चाहता है, ये तो नियम है ना, इस चीज को तुम कभी डिनाई नहीं कर सकते। तो जो कुछ भी हो रहा है वो होना चाहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारी लाइक डेल्टा जी नेगेटिव होने वाली है, पर अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो तुम्हारी डेल्टा जी पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। मोर नेगेटिव डेल्टा जी मीन्स द प्रोसेस वुड रिलीज मोर एनर्जी एंड बी मोर फेवरेबल, ठीक है।
इसमें तो कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत ही आसान था। दोबारा पढ़ देते हैं किसी को ना समझ आया हो कि मोर नेगेटिव डेल्टा जी, जितनी ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगी इसका मतलब उतना ही वो प्रोसेस ज्यादा फेवर करेगा कि मैं हो जाऊं, मैं हो जाऊं, मैं हो जाऊं, ऐसे करेगा ना कि वो होना चाहेगा जो वो हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम किसी कार को धक्का मार रहे हो और किसी एक पॉइंट पे तुमने उसको डाउन हिल पे छोड़ दिया, लाइक डाउन हिल जा रही है कार, तो अब तुम्हें उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद जाएगी आगे, समझे। तो उसका डेल्टा जी अब नेगेटिव हो चुका है, अब वो होना चाहती है, अब वो पहाड़ से नीचे कूदना चाहती है, समझे। तो ऐसा है, कुछ ऐसा है। तो दिस प्रोसेस वुड रिलीज मोर फ्री एनर्जी एंड बी मोर फेवरेबल। आप कहते हो ना कि कंपाउंड कंबाइन हो गए और उन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी, और एनर्जी रिलीज होगी तो वो कम हो गई उनकी एनर्जी और वो स्टेबल हो गए। ये तो घुमावदार चीजें हैं, असल तो ये है, असल तो थर्मोडायनेमिक्स है ना, असल में ये चीजें हैं। तो इसलिए मैं तुम्हारा माइंड वही बना रहा था कि तुम कभी भी उस चीज पे मत स्टक रहो कि अरे बॉन्ड तो ऐसे बनता है, मुझे तो बताया गया था ऐसे बनता है, अब थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आ गया। मैंने कहा नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें कि अपने माइंड को वैसा बना के रखो कि बिलीफ मत होने दो किसी चीज के ऊपर कि ऐसा ही होता है, खासकर केमिस्ट्री में। तो यही होता है, लाइक आप देख सकते हो कि रिलीज मोर फ्री एनर्जी एंड बी मोर फेवरेबल। ओके, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं, व्हेन डेल्टा जी इज पॉजिटिव, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तब क्या क्या हो सकता है, तब क्या हो सकता है, जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहता। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर तुम में से ज्यादातर लोगों का डेल्टा जी पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम्हें कोई धक्का मार रहा है, तुम उस धक्के के कारण पढ़ रहे हो। लाइक पढ़ना भी एक लाइक वो शब्द हो गया कि मुझे पढ़ना है, लाइक ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस दुनिया को समझना है, दैट्स इट, दुनिया को समझना है, बाकी दुनिया मुझे समझेगी खुद ही। तो ऐसा होता है। तो लाइक ये तो एक माइंडसेट ही गलत है कि मुझे पढ़ना है, नहीं, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें बस दुनिया को समझना है, एंड पढ़ाई तुम्हें खुद आती जाएगी। एंड पढ़ाई इटसेल्फ इज लाइक कुछ अजीब सी चीज है ये तो, बट छोड़ो उस चीज को, हमारे लाइक एक्सपर्टीज के बाहर है वो, जब कभी आएगी हमारे एक्सपर्टीज में तो समझाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो डेल्टा जी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, जो भी हो रहा है वो होने चाहता है, जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहता, सॉरी, जो भी हो रहा है वो नहीं होना चाहता है। कुछ भी तुम एग्जांपल ले लो, लाइक कार का एग्जांपल लेते, फिर से तुम पहाड़ों में गए, तुम्हारी कार बंद हो गई, अब तुम धक्का मार रहे हो अप हिल को और वो कार आ रही है नीचे को, तो समझ रहे हो तुम कुछ एनर्जी दे रहे हो उसको धक्का मार रहे हो, तो उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेल्टा एच के ऊपर। हाँ, डेल्टा जी तो हमने ढूंढ लिया, ठीक है। आई थिंक सो तुम्हें ये वाला थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ना बहुत अच्छा लगेगा जब भी मैं पढ़ाऊंगा। लाइक वो तरीका अलग है, बेसिकली वो तरीका अलग है एंड फ्लो अलग है, हर टाइप का वो फ्लो अलग है, एंड तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी उसमें से जानने को। तो बात करते हैं डेल्टा एच के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर इनटू डेल्टा एस, ठीक है। सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डेल्टा एच क्या कहता है, डेल्टा एच क्या कहता है, डेल्टा एच कहता है कि एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, अरे ये क्या शब्द आ गया, मुझे नहीं पता ये। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, ये होता है हीट एनर्जी चेंज इन सिस्टम, हीट बढ़ रही है कम हो रही है, हीट बढ़ रही है कम हो रही है। तो इसका क्या क्या समझूं मैं, मतलब इसी को कहते हैं डेल्टा एच। आई होप यू गॉट दिस। और इसी से डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव वही सब डेराइव होते हैं, बट हाँ हमें उनकी जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी डेल्टा जी की, जो हमने जान लिया। अभी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। इट टेल्स दैट विल रिएक्शन अब्सॉर्ब हीट और रिलीज हीट, दैट्स इट। अगर तुम किसी चीज का डेल्टा एच निकालते हो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। लाइक फ्यूचर प्रोडिक्शन, फ्यूचर प्रोडिक्शन हो जाएगी कि ओके ये चीज ऐसी ऐसी है, तो क्या ये हीट ऑब्जर्व करेगी या रिलीज करेगी, तुम कहोगे ऑब्जर्व करेगी या रिलीज करेगी, जो भी तुम्हारा आंसर आया। तो डेल्टा एच उस चीज के काम आता है। हमारा अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, जब कभी होगा तो देख लेंगे, ओके। तो आगे बात करते हैं डेल्टा एस के बारे में बात करते हैं। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, ये लाइक अच्छा लगता है मेरे को, बट हाँ इसमें मेरे को लगता है कि कुछ चीजें बहुत सारी गलत हैं, बहुत सारी चीजें गलत हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो टीचर्स गलत पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा है कि वो बुक्स में गलत प्रिंट होके आ रही हैं, होके नहीं आ रही, लाइक छोड़ो उस चीज को। तो डेल्टा एस क्या है,
एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है, ये है रैंडमनेस। कहते हैं ना यूनिवर्स की रैंडमनेस, यूनिवर्स की रैंडमनेस होती है, और अगर तुम्हें उससे आगे बढ़ना है तो तुम चैंटिंग करो, ये करो, वो करो, एंड ऑल दिस शिट, तुम्हें पता ही होगा। तो यूनिवर्स की रैंडमनेस कई बार तुमने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ये शब्द तो बहुत लोगों ने सुन रखा होगा। एंड ठीक है, इसको कहते हैं एंट्रोपी में चेंज आना। एंट्रोपी में चेंज यानी कि अगर डेल्टा एस बढ़ रहा है, अगर डेल्टा एस बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस नहीं, डिसऑर्डरनेस। तो यानी कि अगर ऑर्डरनेस, पहले तुम देखो, कोई एक चीज मैं कह रहा हूँ कि ये चीज ऑर्डर में हो रही है, यानी कि ऐसे हो रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसी कोई चीज हो रही है। एक चीज वो कोई लाइक ऐसे समझ लो कि पार्टिकल है, पहले 1 के पास जा रहा है, फिर 2 के पास, फिर 3 के साथ, फिर 1 के पास, फिर 2 के पास, फिर 3 के साथ। ठीक है, पर और ये तो हो गई ऑर्डरनेस कि कोई चीज किसी ऑर्डर में हो रही है। तुम भी किसी ऑर्डर में उठते हो, तुम्हारा लाइक नेचर भी एक ऑर्डर में ही काम करता है। लाइक आप कह सकते हो कि आप लाइक कह सकते हो कि नहीं, नेचर तो ऑर्डर में नहीं काम करता है, नेचर तो कहीं भी हो जाता है, नेचर में तो कुछ भी चीजें हो जाती है, पर नहीं, नेचर ऑर्डर में ही काम करता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, वो भी ऑर्डर में ही काम करता है। तुम्हारा माइंड है वो भी एक ऑर्डर में ही बात काम करता है। तुम अगर उसको डिसऑर्डरनेस कराओगे, लाइक डिसऑर्डरनेस वैसा नहीं, डिसऑर्डरनेस नहीं, लाइक कोई बीमारी की बात नहीं कर रहे हम, डिसऑर्डरनेस यानी कि उसकी ऑर्डरनेस को खराब करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है करना, और जब तुम कर लेते हो तो फिर वो एक नया ऑर्डर बन जाता है, समझे। और ये हम कहाँ चले गए, ये हमारा फील्ड नहीं है, हमें वहां नहीं जाना है अभी। तो डेल्टा एस जब बढ़ रहा है, डेल्टा एस बढ़ रहा है तो यानी कि रैंडमनेस बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकल था, उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया, वो पहले ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे 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 घूमता था, फिर यहाँ आता था, फिर यहाँ आता था, फिर ऐसे घूमता था। ठीक है, अलग से दिखाता हूँ, यहाँ आता था, यहाँ जाता था, यहाँ 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 यहाँ, फिर वापस आता था, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे घूमता था वो। पर क्या होता है कि मैंने उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ा दिया, डिसऑर्डरनेस, उसको डिसऑर्डर कर दिया मैंने, उसका ऑर्डर जो था मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया, उसके ऑर्डर को मैंने जब चेंज करा तो क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो वो पहले ऐसे ऐसे जाके इधर वापस तो आ जाता था, अब वो ऐसे ऐसे घूम घाम के फिर से वापस आ रहा है, तो ये एक नया ऑर्डर बन गया। पर ये हो तो डिसऑर्डरनेस ही है ना, डिसऑर्डरनेस ही हो गया। दोबारा से देख लेते हैं, लाइक नहीं, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, अभी तुम जस्ट इसके बारे में पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। तो डेल्टा एस इज अप, यानी कि डेल्टा एस जब बढ़ रहा है तो यानी कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, यानी कि तुम इसको गैसेस वगैरह से रिलेट कर सकते हो। गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, अगर तुम गैसेस के पार्टिकल्स देखोगे वैसे घूमते रहते हैं, अरे भागते ही रहते हैं, कभी रुकते ही नहीं है, वो ऐसे होते हैं। और वेयर तुम ऑर्डरनेस की बात करो तो सॉलिड लिक्विड वगैरह है, सॉलिड लिक्विड है ये, खास करके सॉलिड के लाइक तुम अगर पार्टिकल्स देखो तो वो रुके रहते हैं या थोड़ा बहुत हिलते जुलते, ज्यादा नहीं करते। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर हैं, समझ गए, गैसेस वाले। तो ये था आपका कंप्लीट थोड़ा सा जो भी आपको चाहिए था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जो भी ज्ञान चाहिए था हमें, वो हमने जान लिया। ठीक है, अभी हम तो हो चुके थोड़े से ज्ञानी, अब हमें थोड़ा इस चीज को समझना है। ठीक है, तो डेल्टा एस रैंडमनेस वगैरह तो हो गई, तो थोड़ा और यहाँ पे ऊपर चलते हैं। हाँ, तो ये देखो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला दोबारा लिख दिया हमने। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल है, डेल्टा जी अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले हीट जो है, हीट का चेंज निकालना है, हीट, उसमें से टेम्परेचर को माइनस करना है, पर टेम्परेचर को माइनस करने से पहले उसको रैंडमनेस से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हें डेल्टा जी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से लाइक तुम इस पे थोड़ा सा बैठ के थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि डेल्टा एस जो है वो जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, यानी कि डेल्टा एस जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतना ज्यादा डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, जिससे स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होता जाता है, पॉजिटिव, तो जो डेल्टा जी है ना वो नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव होता जाएगा, तो पक्की बात है कि स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि हमने पहले से तो कहा है कि चीज जितनी ज्यादा वो स्टेबिलिटी तभी आती है जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है उसमें। नेगेटिविटी वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, लाइक जस्ट आपको समझ आ रहा होगा, बच्चे तो हो नहीं अभी। तो
डेल्टा जी को आप कह सकते हो, जितना ज्यादा डेल्टा जी मोर नेगेटिव, उतनी ज्यादा चिलेशन का प्रभाव बढ़ता जाएगा। डेल्टा जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, चिलेशन उतनी बढ़ती जाएगी। डेल्टा जी नेगेटिव, चिलेशन और बढ़ गई, थोड़ी और नेगेटिव हुई, थोड़ी और बढ़ गई। ठीक है, तो ये सब चीजें लग रही हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था। तो चलिए फिर इसको थोड़ा सा बंद करते, जूम आउट एंड ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स जब बढ़ेगी, ठीक है, अभी ये पूरे चैप्टर का ना क्लब होके आ रहा है, पूरे चैप्टर का लाइक बहुत सारी चीजें आ रही होंगी यहाँ पे अभी। तो स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स जब बढ़ेगा तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, और CFSE की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। इसको तुम बैठ के सोचोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। इन चीजों को समझाने का कुछ फायदा नहीं है, वही पुरानी चीजें ही हैं, बट हाँ, तुम्हें अगर ज्यादा दिमाग तुम अपना लगाओगे तो तुम उसको समझोगे, अगर मैं बोलूंगा तो मैं समझूंगा उस चीजों को, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन जब बढ़ेगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन बढ़ेगा, यानी कि मेटल की भूख ज्यादा बढ़ेगी, तो वो लाइगेंड को ज्यादा जोर से बुलाएगा अपने पास। अगर लाइगेंड उसके पास ज्यादा जोर से आएगा तो वो आके लाइगेंड उससे बहुत जल्दी चिपक जाएगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड अच्छा बनाएगा वो, समझ गए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है और एक और लड़का है जिसके तुम दोस्त हो, तुम दोनों अच्छे रहोगे। वेराज कोई एक तुम हो और एक कोई और लड़का है, तुम उसके साथ रहोगे, तुम्हारा लाइक बॉन्ड अच्छा नहीं होगा आपस में। तो उसी चीज को कहते हैं, लाइक अगर तुम अपने दोस्त के साथ रहोगे, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम स्टेबल तो रहोगे। वेराज तुम किसी और के साथ रहोगे, तुम स्टेबल नहीं रहोगे, तुम थोड़ा वैसे रहोगे कि कुछ भी, ठीक है। आगे चलो। सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी तो फिर ML बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता था, मैंने आपको समझाया था एक बारी, कि जब मेटल अपने d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और उसको इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में फेंक देता है, तो उसे हम कहते हैं कि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई। पर सिनर्जिक बॉन्डिंग से पहले क्या हुआ था, लाइगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था, ठीक है, और मेटल के पास किसी कारणवश मेटल नहीं तो उसको दिया होगा वापस, ऐसे तो दे नहीं दिया। तो मेटल ने क्यों दिया, क्योंकि मेटल के पास कुछ ज्यादा मे बी अनस्टेबिलिटी आ गई हो। तो अगर उसके पास अनस्टेबिलिटी थी और उसने उसको उतना ही दिया इलेक्ट्रॉन जितना उसके पास ज्यादा था, तो अब उसके पास सफिशिएंट हो गया, तो अभी वो लाइगेंड के साथ तो अच्छा ही बॉन्ड बना के रखेगा ना। अब वो लाइगेंड को तो नहीं कहेगा कि तू चला जा, नहीं कहेगा ना, क्योंकि उसको लाइगेंड से कुछ तो फायदा मिला ना। तो इससे कहते हैं कि मेटल की बॉन्डिंग ना स्ट्रेंथन जाती है। और अगर वही यही है, इसके आगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी तुम ये तो खुद ही सोच सकते हो कि स्टेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है चिलेशन, जब होगी तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये भी ठीक है। जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसको भी तुम सोच सकते हो। तो अब यहाँ पे आ जाता है छोटा सा अपना थोड़ा सा चुन्नू सा क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। तो तुम फर्स्ट वाले को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है K4, बाकी सब सेम है। देखो एफिशिएंसी का एफिशिएंसी। तो अगर तुम देखो K4 को अगर तुम बनाओ तो K4 तो भाई बड़ा होगा ना, K4 बहुत बड़ा होगा क्योंकि 4 K हैं। फिर ऐसा अगर तुम K3 को देखो थोड़ा सा छोटा होगा इससे। तो अगर तुम ओवरऑल बॉन्डिंग चेक करो, इसमें तुम बॉन्डिंग चेक करो, किसकी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, तो आप कहोगे कि जिसका साइज कम है, साइज अगर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से पकड़ के रख पाएगा, ठीक है। ये इसमें अपन कोई भी ऐसे तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए इस चीज में, ठीक है। नेक्स्ट है NiDMG ट्वाइस। DMG क्या होता है, ये रहा आपका DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिनाइड, ठीक है। ये रहा आपका DMG, कुछ ऐसा बड़ा कंपाउंड नहीं है, हाँ ये रहा। जब भी इसके साथ और ये साथ में क्या लग रखा है, EN लग रखा है, ठीक है। और EDTA जो होता है ना, EDTA कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये होता है 6 डोनर साइड्स वाला। 6 डोनर आपको याद होगा पहला लेक्चर, उसमें हमने पढ़ा था ये मेटल को ना 6 साइड से ना अकेला ही डोनेट कर लेता है, किसी की इसको लाइक जरूरत ही नहीं है। इनको हम कहते हैं क्लॉ लाइगेंड्स, मतलब
ऐसे कुछ बुक्स में तो नहीं है कि क्लॉ वाले ही कहते हैं, बट हाँ इनकी लाइक बॉन्डिंग वैसे होती है कि किसी ने अपना हाथ लाइक तुमने अपनी चारों पांचों उंगलियों को लाइक क्लॉ की तरह किसी चीज के ऊपर रख दिया, ठीक है, वैसा ही है कुछ। ओके सो यहाँ पे मैंने डीएमजी बना रखा है, तो यहाँ पे डीएमजी ट्वाइस है, यानी कि मेटल अगर यहाँ पे है तो एक और डीएमजी है, ये यहाँ से डोनेट कर रहा है, ठीक है। वेरएज अगर तुम ईएन की बात करो, ईएन भी चलो ठीक है ट्वाइस है, तो मेटल को नाइट्रोजन ये दे रहा, ये दे रहा, तो यहाँ पे मेटल, और यहाँ पे एक और यहाँ से नीचे आ रहा है। तो आप देखो ना, इसका तुम एरिया चेक कर सकते हो और इसका एरिया चेक कर सकते हो, ठीक है। तो किसका ज्यादा एरिया है? पक्का इसका एरिया ज्यादा ही होगा। इसका एरिया ज्यादा है तो एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था काफी टाइम पहले कि अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट लाइक कंपाउंड का नीचे लाइक फुल एरिया अगर किसी का इतना है, थोड़ा कम है, इसका एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा अगर किसी का ज्यादा है तो जिसका एरिया ज्यादा है उसको हम ज्यादा फेवरेबल मानते हैं, ठीक है। तो इस कारण से डीएमजी जो है ये ज्यादा हो जाएगा। बाकी तुम्हें ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो पता चलेगा, ऐसा चीज थ्योरी से तुम्हें वो नहीं कुछ भी पता चलने वाला, बट हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और एसीएसी में इस साइड को कुछ हो जाएगा। ये एसीसी कहाँ गया? ये यहाँ बनाया तो था मैंने, अच्छा एसीसी नहीं बनाया, चल कोई नहीं, तो उसको तुम गूगल वगैरह करके देख लेना। तो ये रहे कुछ कंपाउंड्स जो हमें क्वेश्चंस वगैरह में काम आने वाले हैं, तो तुम इनको बना के रख सकते हो एंड इनका काम आएगा क्वेश्चंस में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, वेयर एज यहाँ थ्योरी में बातें बनाने से अच्छा हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हाँ तो यही है। एंड एक और सेशन लेने वाला हूँ मैं ज्योमेट्री के ऊपर, क्योंकि ज्योमेट्री मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी अच्छी कर रखी है कि हम जेई मेंस या मेंस के तो कर सकते हैं, लाइक ज्योमेट्री इतनी अच्छी नहीं है बेसिकली, बहुत लोगों की इतनी अच्छी नहीं है, और जिसने पहले पढ़ रखी मे भी उसकी अच्छी हो, पर जैसे मैंने पढ़ाया था उस तरीके से आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा लोगों की अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो ज्योमेट्री में मैंने मेंस के क्वेश्चन देखे तो काफ़ी सारे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के ऊपर ही थे कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, और लिंकेज वगैरह पे भी आई थिंक सो 2-3 मैंने देखे थे। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तुम लाइक तुम्हें पता ही होंगे वो सब कॉन्सेप्ट, तो बट हाँ ज्योमेट्री के ऊपर एक और सेपरेट सेशन लूँगा मैं, कि आई थिंक सो हमने ज्योमेट्री यहाँ पे करा था ना, आपको दिखा देता हूँ मैं, ऊपर कहीं करा था, आई थिंक करा था, ये रहा, नहीं 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 ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ओके वो पहले करा था, ठीक है, इस वाले में नहीं, वो कभी पहले करा था। तो ज्योमेट्री का क्या है कि ज्योमेट्री को मैं एक बारी दोबारा तुम्हें कराने वाला हूँ अच्छे से, एंड उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई मेंस के ज्योमेट्री के ऊपर, जितने भी आइसोमर वगैरह आ गए, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं ये आ गए। लाइक मैंने पहले लाइक कोई प्लान नहीं था इस चीज़ का कि ज्योमेट्री के ऊपर मैं कराने वाला हूँ कुछ, बट लिटरली काफ़ी सारी इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सही तरीके से आपको करा दिया जाए वो चीज़। तो इसके बाद आई थिंक सो एक लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर, एंड और इसके बाद पढ़ते हैं हम फिर जॉन टेलर कॉन्सेप्ट और कंप्रेशन एंड इलोंगेशन, तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं अभी। तो इन सब चीज़ों के नोट्स वगैरह अगर तुम लिख नहीं सकते हो इतना, तो एटलीस्ट इनको बना के रख लो, अपने पास रख लो, लाइक फ़ोन में रख लो, और लाइक इसमें मैंने सब चीज़ लिख रखी है जो तुम्हें नोट्स पढ़ते टाइम चाहिए होगी। तो इसमें तुम्हें लाइक वैसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी कि समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर कुछ नहीं भी आ रहा समझ तो उसको तुम गूगल वगैरह कर सकते हो। तो बट वही है कि गूगल पे काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेटिक आंसर मिलता है, अजीब सा होता है वो, तो आई डोंट प्रेफर कि तुम गूगल को यूज़ करो, बट हाँ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट हाँ क्योंकि वहाँ पे वो आगे के कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ करा देता है, फिर तुम्हें वो हो जाएगा ना, स्पॉइलर मिल जाएगा बेसिकली। तो स्पॉइलर हमें तो नहीं चाहिए, हमें तो पढ़ना है इस चीज़ को, तो ठीक है ऐसे ही कर देंगे। एंड एक लास्ट थिंग की, एंड इसके बाद तुम्हें CFSC के ऊपर थोड़े और क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस वगैरह नहीं, थोड़े और कॉन्सेप्ट आएंगे, उससे तुम्हारी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी CFSC के बारे में, ठीक है। तो क्लैरिटी हमें चाहिए, एंड ठीक है बाय।